मेरे प्यारे मित्रों, कौन कहता है कि आदमी अकेला आया है और अकेला जाएगा। आदमी नसीब लेके आता है और कर्म लेके जाता है। न कोई अकेला आया है, न कोई अकेला जाएगा। मित्रों, शुक्रिया मुस्कुराए तो सही, शुक्रिया हंसे तो सही, हंस के मुस्कुराए तो सही, वरना दुनिया आज भी नीरस है। मित्रों, आज मैं इसी के साथ आपका जो लॉ का कंटेंट हूँ वो बताने जा रहा हूँ। मित्रों, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ मित्रों आपको लॉ के बारे में। वो एक क्वेश्चन जो प्रतिदिन देना होता है मित्रों, वो आज आपका इस प्रकार क्वेश्चन है। जैसे आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ तथा इनमें शामिल होने वाली इकाइयों के बीच उठने वाले विवादों को निपटाने के लिए भारत में एक संघ न्यायालय बोलने का मतलब हो गया मित्रों फेडरल कोर्ट। तो संघ न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी मित्रों? तो भारत सरकार की अधिनियम 1935 के तहत, है ना, 35 के अधीन संघ तथा इसमें शामिल होने वाले इकाइयों के बीच उठने वाले विवादों को निपटाने के लिए भारत में एक संघ न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसे संघीय न्यायालय या संरक्षक न्यायालय भी कहा जाता है। मित्रों, अगर कहा जाए तो संघ न्यायालय जो होता है यानी फेडरल कोर्ट जो होता है, उसका काम होता है राज्य और केंद्र के बीच का जो विवाद उसको निपटाना। एज ए फेडरल कोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट को भी मान सकते हैं मित्रों, है ना, लेकिन यह फेडरल कोर्ट आज के डेट में नहीं है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है मित्रों। लेकिन फेडरल कोर्ट लोग उसको कहते भी हैं, कभी कभी कहने में आ जाता है मित्रों। लेकिन ये जो है धारा 1935 अधिनियम 1935 के तहत ही ये संघ में इसमें शामिल किया गया था। ये उस वक्त की घटना है जब मित्रों जब हमारा देश आज़ाद नहीं था और वो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन कार्य कर रही थी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। ये हमारा रहा आज का। तो क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार आ सकता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ तथा इसमें शामिल होने वाली इकाइयों के बीच उठने वाले विवादों को निपटाने के लिए भारत में एक संघ न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसे हम लोग संघीय न्यायालय या संरक्षक न्यायालय भी कहते हैं। धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो कंप्यूटर क्लास है मित्रों, जो हम प्रतिदिन आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्वेश्चन डालते हैं मित्रों, तो ये बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम जो होने वाला है मित्रों, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान से देखेंगे मित्रों। इसके पहले आप मेरी सौम्यश्री क्लासेस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे मित्रों। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम कैन बी यूज टू सॉर्ट एन इंटीजर इन द रेंज 1 n² in on नंबर ऑफ टाइम। तो मित्रों देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक प्रकार का नॉर्मिकल है मित्रों, हिसाब है, क्वेश्चंस है। जो इस क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे तो मित्रों देख लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम का सवाल हो गया मित्रों, कैन बी यूज टू द सॉर्ट इन द इंटीजर इन द रेंज 1 इन द नंबर ऑफ टाइम। तो कितने नंबर ऑफ टाइम हो सकते हैं मित्रों। तो इसका मानी ये सॉल्व जो होगा, ये प्रॉब्लम किस चीज़ में सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा। तो मैंने मित्रों यहाँ पे दिखाया कि पहला ऑप्शन में हीट सॉर्ट है, क्यूब सॉर्ट है, तीसरा रेडिक सॉर्ट है, चौथा मोर देन 1 है, नॉन ऑफ दीज है। तो नोट मैंने बताया कि एन इंटीजर इन द रेंज 1 कैन बी द सॉर्टेड इन द नंबर ऑफ टाइम यूजिंग द रेडिक सॉर्ट। कहाँ पे यूज होगा इसका मित्रों? तो रेडिक सॉर्ट में। कहाँ पे होगा यूज? तो रेडिक सॉर्ट में इसका हम लोग काम कर सकते हैं। अब देखेंगे मित्रों, तो इस प्रकार हमारा ये नोट सामने आ गया और नोट्स के अनुसार क्या हो गया कि जो भी ये नंबर ऑफ टाइम वाला सवाल हो गया, रेंज का जो सवाल हो गया, इंटीजर इन द रेंज जो भी सवाल है वो रेडिक सॉर्ट के अंदर आता है। इसके अंदर भी बहुत सारे सवाल बनते हैं मित्रों, लेकिन इसको कॉमनली याद रखेंगे कि जो भी एन इंटीजर इन द रेंज कैन बी द सॉर्टेड इन 1 टाइम यूजिंग द रेडिक सॉर्ट। ये हो गया मित्रों। तो रेडिक सॉर्ट में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं मित्रों, रेडिक सॉर्ट। तो रेडिक सॉर्ट को ध्यान रखेंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द असेंबलर, है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा मित्रों? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इनमें से कौन सा इज नॉट अ टाइप ऑफ द असेंबलर। इसमें से टाइप नहीं असेंबलर का, याद रखिएगा, इज नॉट अ टाइप ऑफ द असेंबलर। तो यहाँ पे पहला हो गया मित्रों कि 1 पास, दूसरा हो गया 2 पास, तीसरा हो गया 3 पास, चौथा हो गया मोर देन 1 नॉन ऑफ दी। तो मैंने यहाँ नोट में बताया है मित्रों, क्या बताया कि अ 3 पास असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट असेंबली एंड लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज इन द 3 पासेज।
थ्री पासेज में कौन कौन सा हो गया मित्रों? पास 1 में हो जाए साइन और एड्रेस के बारे में बताएगा। पास 2 में क्या बताएगा? असेंबल और इंस्ट्रक्शन के बारे में, लोड के बारे में, गो के बारे में बताएगा। और 3 में क्या होगा? इट इज द प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली इन द मेमोरी फॉर द इमीडिएट एग्जीक्यूशन। यानी इसमें कहीं देखा जा रहा है तो 3 पास की बात हो रही है, यानी 3 पास की बात हो रही है। आंसर इसका हो जाएगा मित्रों 3 पास। नेक्स्ट क्या है मित्रों? कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर। कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज। क्या मित्रों? कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज। पहला क्या है? सीरियल, पैरेलल, डायरेक्ट, मोर देन वन। तो मित्रों मैंने यहाँ पे बताया कि कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर इज ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज आइदर सीरियल और पैरेलल डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द कंप्यूटर। क्या बोला मित्रों? कि कम्युनिकेशन हो रहा है कहाँ? बिटवीन द कंप्यूटर और ऑलमोस्ट ऑलवेज आइदर सीरियल भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। यानी हमारा यहाँ ऑप्शन दोनों हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। वो डिपेंड करता है किस पर? डिस्टेंस बिटवीन द कंप्यूटर। वो कंप्यूटर और दोनों के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। कंप्यूटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, इसलिए मोर देन वन आंसर हो गया। ये सीरियल भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है मित्रों, दोनों हो सकता है। दोनों ध्यान देंगे मित्रों। धन्यवाद मित्रों।